जय हिंद। वेलकम टू दक्षिणी क्लासरूम। मैं मनीष सेवटा और आप आज मेरे साथ पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कैलोरीमेट्री। अभी हम इस वाले जो अभी जो लेक्चर्स रहेंगे इसमें हम दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। एक तो हम कैलोरीमेट्री एक तो कैलोरीमेट्री हम पढ़ेंगे और इसके साथ में हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। ये सारा जो हम पढ़ेंगे ना, ये पूरा एक्चुअली हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। मतलब हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स अपने आप में एक अलग ब्रांच है। जैसे मैकेनिक्स अपने आप में अलग ब्रांच है, वैसे हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स अपने आप में अलग ब्रांच है। और ये अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। मतलब इसे ठोक के भाव में सवाल आते हैं, तो भर भर के सवाल आते हैं ऐसा। अब इसमें कौन कौन से टॉपिक रहते हैं? इसमें केटीजी रहता है आपके पास में, थर्मोडायनेमिक्स रहता है, कैलोरीमेट्री रहता है और थर्मल एक्सपेंशन रहता है, हीट ट्रांसफर रहता है। बहुत सारे नाम आपने सुन लिए, पर इतना नहीं है, छोटा ही है। मतलब आप बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं सारे चैप्टर्स। तो अभी जैसे ऑनलाइन वीडियोस है तो आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, 2-4 लेक्चर लगते हैं, पर अब क्लास में होते हैं तो बहुत तेज़ी से ये सब टॉपिक निकाल दिए जाते हैं और बहुत ईजिली समझ में भी आ जाते हैं। मतलब इसे बहुत ही सटीक बात करें, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें तो बहुत ही कम चीज़ें हैं जो आपको जानने वाली है और बहुत ही कम टाइम में वो चीज़ें कवर भी हो जाती है। तो आपको ना ये चैप्टर बहुत ढंग से देखना चाहिए। पूरा जो हमारे पास है ब्रांच है ना हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाला, वो पूरा आपको ढंग से पढ़ना चाहिए और ढंग से सवाल भी लगाने चाहिए। पहले क्योंकि इसमें क्या है ना, एक तो ये पुराना कहीं से लिंक नहीं है आपके पास में। जैसे मैकेनिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बहुत ही माइन्यूट सा यूज़ आपको कभी सवाल में दिखे तो दिख जाए। इसके अलावा आपको मैकेनिक्स का यूज़ नहीं दिखाई देगा। ऐसे वगैरह मतलब बाकी चैप्टर आपको कैसे आते हैं उसका इम्पैक्ट इस ब्रांच पे नहीं पड़ता। ये अपने आप में एक डिफरेंट ब्रांच है और थोड़ा सा केमिस्ट्री से लिंक्ड है। वहाँ पे भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, केटीजी पढ़ते हैं, तो वहाँ से भी आपको हेल्प मिल जाती है। तो बच्चों ये वाली ब्रांच आपको सही ढंग से पढ़नी चाहिए क्योंकि सवाल बहुत आते हैं। मतलब ये ब्रांच आपका मतलब आप देखेंगे तो आपको 7 से 8 सवाल आपको दिला देगा। अगर नीट में अगर आप देखेंगे तो 8 सवाल के आसपास आपको इस ब्रांच से मिल जाए, तो 8 सवाल अपने आप में अच्छा खासा काउंट है भाई। तो ना आपको मतलब ढंग से समझना चाहिए ये सब चीज़ें, और ये चीज़ें आसान भी है। तो ये अपने जैसे इस अभी जो हमारे पास में 7 लेक्चर्स का प्लान है और इसके अंदर हम शुरू दो चीज़ें पढ़ेंगे। तो हम कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे और एक हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन। पहले हम कैलोरीमेट्री शुरू कर रहे हैं। कैलोरीमेट्री एक सिंपल है, मतलब बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ है। कैसे सर थोड़ा बताएंगे क्या? जैसे मैं आपको बोलूँ, गर्म पानी में ठंडा पानी डाल दिया। एक गर्म पानी था, उसका टेम्परेचर था कुछ 80 डिग्री। पानी गर्म किया आपने नहाने के लिए, टेम्परेचर था 80 डिग्री। और टैप में ठंडा पानी निकाला, उसका टेम्परेचर था 20 डिग्री। अब हमने दोनों को मिक्स कर दिया तो भाई साहब ना ही 20 डिग्री फाइनल पानी, जब फाइनल मिक्स होगी तो पानी बनेगा उसका टेम्परेचर ना ही 20 डिग्री होगा ना ही 80 डिग्री होगा, बीच में कुछ होगा। अब वो कितना होगा ये आप बिना पानी मिलाए भी चेक कर सकते हैं। मतलब अभी हमें पूछे अभी कितना होगा, मैं बोलूंगा थर्मामीटर लाओ, दोनों को मिलाओ, अब देख लो कितना होगा, खत्म बात। पर हर एक बार थोड़ी है भाई, हर एक बार आप नहीं कर सकते ना। ऐसे मान लीजिए अब आपके पास में सवाल आ गया भाई साहब, तो आप ऐसे नहीं बोले मास्टर जाओ पहले 80 डिग्री पानी लाओ, 20 डिग्री पानी लाओ, दोनों को मिलाओ, ऐसे नहीं कर सकते ना भाई। तो हमें थ्योरेटिकल चीज़ें पता होनी चाहिए कि भाई जो रिजल्ट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो अपनी कॉपी पेन की हेल्प से भी अपने बता पाए। अपने पानी की उसकी जरूरत नहीं है। तो ये हम सीखेंगे भाई साहब, जब आप दो चीज़ों की मिक्सिंग करते हैं तो क्या फाइनल टेम्परेचर किस तरीके का रहता है, कैसा आता है, वो सब इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो यार इंटरेस्टिंग है ना ये। तो पानी गर्म ठंडा मिक्स करना तो हम करते ही आए हैं और आगे भी हम लाइफ में करते ही रहेंगे, बिकॉज इंडिया में ठंड ज़बरदस्त पड़ती है। जब ठंड पड़ती है तो गर्म पानी हमें चाहिए होता है। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे इसका यूज़ है। आप मान लीजिए अब बाद में कभी कुछ डॉक्टर बन जाएंगे तो कुछ एसेट्स हैं जो आपको हाई टेम्परेचर पे रखने हैं, उसमें अगर कुछ टेम्परेचर लो है तो मे भी कहीं आपको उसकी जरूरत पड़े। इंजीनियरिंग में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, पर अभी तो डॉक्टर बनने के लिए तो जरूरत है ही इसकी, ये पढ़ना ही पड़ेगा ना हमें। तो आप थोड़ा ढंग से पढ़िएगा, चीज़ें आसान है, मैं विश्वास करता हूँ। बहुत कैलोरीमेट्री इज़ वेरी सिंपल ना, बहुत ही आसानी से आप इस चीज़ को समझ जाएंगे। तो यार होता क्या, मतलब अगर आप मान लीजिए आपको कुछ ना पढ़ाया जाए, मैं बोलूँ ठीक है अभी क्या पढ़ेंगे, बातें कर लेते हैं थोड़ी, तो अगर मैं बातें भी करूँ तो तब भी आप मुझे कुछ कुछ जवाब सही दे देंगे। मैं आपसे पूछूँ कि गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाया तो क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर टेम्परेचर फाइनली कुछ आएगा, वो ठंडे से ज़्यादा होगा और गर्म से कम होगा। जैसे मान लीजिए ठंडा पानी था 20 डिग्री पे, गर्म था 80 डिग्री पे, तो फाइनल टेम्परेचर 20 और 80 के बीच में आएगा। ठीक है, इतनी बात सब जानते हैं। मैंने कहा क्या हुआ क्या होगा, मतलब जब आपने मिक्स किया तो क्या हुआ होगा। तो हम बोलते भाई साहब एक हाई टेम्परेचर पे था, एक लो टेम्परेचर पे था, तो क्या हुआ होगा, किसका फ्लो हुआ होगा, किसका फ्लो बताओ। अगर हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर किसका फ्लो होता है, हीट का फ्लो होता है। ये वर्ड हीट कोई ऐसे नहीं है अभी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज वर्ड है, ऐसे एलियन टाइप वर्ड थोड़ी है भाई। हीट वर्ड सुना है मैंने भाई, मैं अच्छे से जानता हूँ नहीं जानता वो मुझे पता नहीं, पर आपने हीट वर्ड सुना जरूर होगा, इतना तो मुझे है कि भाई आप मतलब कोई भी बच्चा सुन रहा होगा उसको ये होगा भाई हीट वर्ड हाँ सुना है हमने, हीट में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, हीट की फील आती है हमें। तो हमें समझ आया जब आप गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते होंगे तो गर्म पानी से कुछ हीट ठंडे पानी की तरफ जाती होगी, तो ऐसा कुछ होता है। तो हीट जो वर्ड है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे
सेगमेंट के अंदर, आप हीट ट्रांसफर में बात करें, चाहे कैलोरीमेट्री में बात करें, कहीं भी आप बात करें, हीट वर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो हीट वर्ड को थोड़ा समझना जरूरी है, और जब भी आप ब्रांच का पार्ट पढ़ेंगे तो हीट के बारे में हमेशा आपको बार बार बताया जाएगा। तो हीट क्या हो सकता है, तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाला यार, वैसे आप चाहें तो हेडिंग डाल सकते हैं। वैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज कैलोरीमेट्री एंड थर्मल एक्सपेंशन। अगर सबसे पहले कैलोरीमेट्री खत्म कर रहे हैं तो आप हेडिंग डाल दीजिए, मस्त फैल के बैठिए, कॉपी वगैरह निकाल लीजिए, नोट्स में सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिए, जय श्री राम लिखना जय श्री राम लिख लो, जो भी लिखना लिखो। आपने शुरू करने से पहले हीट की बात करते हैं, HEAT, हीट। तो यार सबसे पहले तो है ना, कुछ भी हम लिखते हैं तो पहले हम फील करते हैं भी क्या हो सकता है ना। जितना मैं जानता हूँ पहले तो, क्योंकि मैं अभी तक इस धरती पे इतना टाइम रहे हैं अपने, तो यार कुछ तो हमने सीखा है ना भाई। फिजिक्स तो वही है ना जो आपने प्रैक्टिकल लाइफ से सीखी है। ऐसे ही तो है भाई फिजिक्स, हर एक चीज़ हम देखते हैं, देख के उन्हें कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कुछ लॉज बना लेते हैं, या फिर थ्योरम्स बना लेते हैं, या फिर कुछ भी बना लेते हैं भाई। जो रिजल्ट्स हैं हमारे, वो तो प्रैक्टिकल लाइफ को देख के आए ना। आपको समझ में आया, अच्छा एक बॉडी पे आप 8 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो उसका एक्सीलरेशन आता है 8/m। तो ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा ना। वो ब्लॉग थोड़ी आके बोलता भाई साहब मेरा नाम है रविशंकर पांडे, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ऐसे थोड़ी भाई वो ब्लॉग थोड़ी आके बोलता है। हमने खुद ने ऑब्जर्व करा भाई साहब ये चलता है, ये एक्सीलरेशन है। हमने बोला इस बॉल को फेंका ऊपर 20 मीटर पर सेकंड से, 2 सेकंड में जाकर रुकेगी अगर हम जी को 10 ले लेते तो बॉल थोड़ी बोली भाई साहब मैं रुकी। हमने खुद ने ऑब्जर्व किया, अच्छा बॉल जा रही थी अब रुक गई, अच्छा 2 सेकंड में तो रुक गई। तो चीजें हमने खुद बनाई है, फिजिक्स को बनाया गया है। फिजिक्स रेडीमेड तैयार होकर नहीं आया, और फिजिक्स को हर एक चीज को सोच समझ के बनाया गया। ऐसा नहीं है जैसे हिस्ट्री टाइप में भाई साहब मोहब्बत बिन तुगलक लगा के उसको मार गया, तो क्यों मार गया भाई साहब, उसका मन किया मार गया, अब मैं उसमें क्या करें, उसमें कोई रीजन नहीं है। पर फिजिक्स में हर एक चीज का लॉजिक है, हर एक चीज का रीजन है, और वो रीजन मतलब फॉलो होते हैं। ऐसा नहीं है भाई साहब थोड़ी देर में बताऊंगा अच्छा ये हुआ, अच्छा अब यहाँ पे एक्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। जो है वो पूरे में ही है। तो बहुत ही चीजों को आप विजुलाइज करके चीजों को आप समझेंगे तो आपको दिखाई देगी, बिकॉज फिजिक्स देख के बनी है, देख के बनी है भाई। जैसे ग्रेविटेशन आपको फील हुआ, अभी नीचे कोई चीज को छोड़ते हैं तो नीचे गिरती है, तो हमें यार वो दिखी ना वैसे नीचे गिर रही है, तब हमने बोला नीचे गिरी। ऐसे थोड़ी भी धरती माँ बाहर आई कि बस मैं हूँ धरती माँ और मैं ग्रेविटेशन फोर्स लगाती हूँ नीचे की तरफ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8, ग्रेविटेशन कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻⁷। ऐसा नहीं है ना यार, ऐसा नहीं है वैसा। हमने ऑब्जर्व किया अच्छा नीचे की तरफ कोई चीज गिर रही है तो ग्रेविटेशन फोर्स है। तो अगर आप ये चीज को आप भी तो देख सकते थे, ग्रेविटेशन को आप भी देख सकते थे, पर न्यूटन ने उसको देखा, उसको समझा, उस पर लॉजिक बनाए। हम ऐसा नहीं है, हमारे जीवन में जो रोज होता है हम उसको नहीं ऑब्जर्व करते, जो नया होता है वही हमें थोड़ा अचंबा करता है, अच्छा हाँ ये नया क्यों हो रहा है। मान लीजिए एक वाटरफॉल है, वो ऊपर से नीचे गिर रहा है तो आप बोलेगा हाँ गिर रहा है, ठीक है, आपको वो क्यूरियोसिटी नहीं दिमाग में आएगी। पर आपको लगे पानी नीचे से ऊपर जाता है, आप बोलेगा अरे ये क्या हो रहा है भाई साहब, तो आप सोचेंगे। तो ह्यूमन नेचर में क्या है, ह्यूमन जब एक चीज को बार बार देखता है तो उसको कॉमन लगने लग जाती है, उसके बारे में वो दिमाग नहीं चल रहा था ठीक है ये कुछ नया नहीं है, या फिर इसमें कुछ सोचने वाला कुछ नहीं है। अरे समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए आपके पड़ोस में एक अंकल रहता है, वो अंकल आपको रोज दिखाई देता है, तो आप बोलते हैं ठीक है अंकल दिखाई दे रहा है, पर मान लो उसकी जगह ऐश्वर्या राय दिखाई दे जाए तो आप चलेंगे अरे ऐश्वर्या राय, क्योंकि ऐश्वर्या राय आपको दिखती नहीं है। तो जो चीज आपको नहीं दिखती है वो आप सोचेंगे, जो आपको रोज दिखता है तो आप सोचते नहीं है। पर फिजिक्स में आपको थोड़ा उल्टा चलना है। फिजिक्स में आपको ये सब चीजें जो हम पढ़ेंगे वो रोज दिखती है, पर अब आपको उनके बारे में सोचना है। अगर आप जितने बढ़िया ढंग से आप उसको फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, हाँ अच्छा ऐसे फोर्स लग रहा है तो हाँ ब्लॉक चलता हुआ दिखाई दे रहा है, अच्छा वो ब्लॉक टकराता हुआ भी फील हो रहा है, अच्छा टकरा के पीछे जाएगा ये भी फील हो रहा है, एनर्जी लॉस हो रही है हाँ वो भी दिख रही है, तो ये सब आपको दिखेगा फील होगा। तो भाई साहब बोलेंगे फिजिक्स में अब अपने पास कोई सवाल लो, अपने फंसेंगे नहीं, तो कॉन्फिडेंस आएगा। तो आइए अपने इसको शुरू करते हैं। हीट की बात कर रहे थे, तो हीट क्या है, मतलब मुझसे कोई बोले हीट क्या है, तो मान लीजिए मैं स्टूडेंट हूँ तो मुझे नहीं पता भाई साहब हीट का, बस इतना मुझे पता भी हीट है कुछ जो फ्लो करता है, हीट है वो कुछ फ्लो करता है। कहाँ फ्लो करता है, हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर फ्लो करता है। तो हीट एक्चुअल में आपके पास में एक एनर्जी है। हीट क्या है आपके पास में बच्चों, एनर्जी है। अच्छा, और वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फ्लो करती है। एक एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में फ्लो करती है। अगर दोनों बॉडीज का टेम्परेचर सेम होगा तो वो फ्लो नहीं करेगी। मतलब हीट एक ऐसी एनर्जी है जो फ्लो करती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। किसकी वजह से फ्लो करती है, क्या रीजन है फ्लो करने का, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या रीजन है फ्लो करने का, टेम्परेचर डिफरेंस। अगर दोनों बॉडी का टेम्परेचर सेम होगा तो हीट फ्लो करेगा नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दो बॉडीज दिखाऊं, ये एक बॉडी बनाई गोल गोल बॉडी T1 टेम्परेचर पे, एक दूसरी बॉडी बनाई ये भी गोल गोल बॉडी T2 टेम्परेचर। अब मुझे बोला वैसे T1 का टेम्परेचर ज्यादा है T2 से, नहीं अच्छी बात है, T1 गर्म है, ये गर्म है, ये ठंडा है, कोई दिक्कत नहीं।
अरे ये गर्म है, ये ठंडा है, तो मतलब हीट कहाँ से कहाँ पे जाएगा? हीट जाएगा ऐसे यहाँ से लेके यहाँ पे, हीट ऐसे फ्लो होगा। ऐसा नहीं भाई हीट के लिए कोई रस्सी चाहिए, ऐसा नहीं भाई हीट जा रहा है, ये मैं डायरेक्शन ऑफ हीट दिखा रहा हूँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं, वैसा भी कोई तार जोड़ दिया तब हीट जा रहा है। हीट यहाँ से यहाँ पे फ्लो करेगा आपके पास में, अगर आप कॉन्टैक्ट में ले जाएंगे तब भी फ्लो करेगा। अब क्या रीजन, मतलब कैसे फ्लो करता है, कौन सा प्रोसेस है उसके लिए? हीट ट्रांसफर में हम देखते हैं 3 प्रोसेस होते हैं, कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन। वो आपने पढ़ दिया था, बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ा था बाद में पढ़ेंगे तो कोई उसको लेकर चर्चा नहीं है। अभी बस हम ये देख रहे हैं हीट क्या है, हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से आती है। अगर आपका टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा, सुना मेरी बात, सबसे पहली बात तो हीट किसकी वजह से फ्लो करेगा? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। अगर बॉडीज में टेम्परेचर डिफरेंस नहीं होगा तो हीट फ्लो नहीं करेगा। हीट कहां से कहां फ्लो करता है? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। फिर मैंने बोला हीट एनर्जी इज एनर्जी इन ट्रांजिट है, क्या क्या क्या, हीट इज एनर्जी इन ट्रांजिट। अंग्रेजी में ट्रांजिट का क्या क्या मतलब होता है? ट्रांजिट मतलब भाई साहब जो चल रहा है। अच्छा, ट्रांजिट नहीं सुना क्या? मैं थोड़ा इंग्लिश जानता हूँ थोड़ी बहुत, तो मुझसे ज्यादा जानता हूँ, मैं तो बहुत कम जानता हूँ, तो वो तो देख लेगा, मैं स्पेलिंग स्पेलिंग कई बार गलत लिख देता हूँ, थोड़ा सा इग्नोर कर देना उस चीज को। तो मैं क्या बोल रहा हूँ भाई साहब, जब हीट एनर्जी इन ट्रांजिट है, ट्रांजिट मतलब जो चलती हुई एनर्जी है। अच्छा, थोड़ा सा और ढंग से समझते हैं। जैसे मान लें इससे हीट यहाँ पे जा रही है, इससे एनर्जी यहाँ पे जा रही है ना, ये गर्म बॉडी थी, ये ठंडी बॉडी थी, तो एनर्जी कहाँ जा रही है? इससे। तो जो एनर्जी मूव कर रही है, उस मूव करती हुई एनर्जी को हीट बोलेंगे, रुकी हुई एनर्जी को हीट बोलेंगे नहीं। आपने बोला सर इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो ऑब्वियस इसके पास में थर्मल एनर्जी ज्यादा है। वापिस सुन, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम, तो इसके पास थर्मल एनर्जी ज्यादा है, कोई एनर्जी ज्यादा है ना, तभी तो गर्म है। उस थर्मल एनर्जी का नाम हीट नहीं है। ऐसा नहीं बोला सर इसके पास में ज्यादा हीट है, इसके पास में कम हीट है, नहीं, गलत बात। हीट ऐसा कुछ नहीं है। हीट का मतलब क्या है? जो फ्लो कर रहा है। अगर कोई एनर्जी आपके पास से फ्लो कर रही है तो उसी का नाम हीट है, अगर वो फ्लो नहीं कर रही है तो उसका नाम हीट नहीं है। जैसे इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो आपको पता है सर एक एनर्जी यहां से यहां पे जाएगी। जैसे इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो थर्मल, थर्मल मतलब जो थर्मल समझ पाए, जो टेम्परेचर से लिंक्ड है, तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है तो इसकी थर्मल एनर्जी ज्यादा है, तो आप थर्मल एनर्जी बोलेंगे, उसको हीट नहीं बोलेंगे। ऐसे नहीं बोलेंगे इसकी हीट ज्यादा है, नहीं, गलत बात। इसकी थर्मल एनर्जी कम है। अब क्या होगा कि थर्मल एनर्जी यहां से यहां पे ट्रांसफर हो रही है। अब जो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर हो रही है उसका नाम हीट है। अरे समझ में आया क्या? नहीं चमका क्या? चमक गया। मैं बोलूं वैसे, इससे मान लो कुछ 80 जूल हीट गया, इससे यहां पे आपको कुछ 80 जूल हीट गया। अब आप ये नहीं बोल सकते सर इसके पास में हीट 80 जूल है, नहीं, गलत बात, गलत बात। रुकी हुई एनर्जी को हीट नहीं बोलते हैं भाई साहब। जो एनर्जी ट्रांजिट में है, जो बह रही है, जो चल रही है, तो जो एनर्जी आपके पास में बह रही है या फिर चल रही है, और वो किसकी वजह से बह रही है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से, तो आप उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? हीट एनर्जी बोलेंगे। अरे चमक गया क्या? कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं ऐसे बोलूं इस बॉडी का नाम ए, इसका टेम्परेचर कुछ 500 केल्विन, ये बॉडी का नाम बी, इसका टेम्परेचर कितना कर दिया बता? 300 केल्विन कर दिया, ठीक है। मैं अगर बोलूं ए की हीट ज्यादा एज कंपेयर टू बी, गलत बात। अरे भाई साहब खुद की एनर्जी को नहीं बोलना। अगर मैं बोलूं वैसे ए की हीट ज्यादा बी से, गलत बात। मैं बोलूं बी की हीट ज्यादा, अरे गलत बात यार। जो एनर्जी पास होती है उसको हीट बोलते नहीं है। अब आप क्या बोलेंगे? अब अगर आपने इन दोनों को पास पास में रखा तो एनर्जी यहां से यहां पे जाएगी, एनर्जी हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर जाएगी, और जो एनर्जी जा रही है उस एनर्जी का नाम क्या है? हीट। हम क्या बोलेंगे? हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम बॉडी ए टू बॉडी बी। अब बॉडी बी के पास चलेगी तो हम ये बोलेंगे सर बॉडी बी के पास ज्यादा हीट। अरे नहीं बोलना भाई साहब, जो एनर्जी बह रही है उसी एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? हीट बोलेंगे। जो बह नहीं रही उसको हम हीट बोलेंगे नहीं। आपकी ज्यादा टेम्परेचर वाली बॉडी को ये नहीं बोल सकते इसके बाद ज्यादा हीट है, कम हीट है, नहीं। आप ऐसे बोल सकते इसका ज्यादा थर्मल एनर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिए, मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। पर आप इसमें ज्यादा हीट है तो मैं थप्पड़ मारूंगा। समझना की बात क्लियर है ना भाई साहब? जो इस बॉडी के पास में जो एनर्जी है उसको हम हीट नहीं बोलते हैं। जो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो एनर्जी का फ्लो हो रहा है, एनर्जी मस्त बह रही है, उस जो बहती हुई एनर्जी का नाम क्या है आपके पास में? हीट है। आई होप आपको चमक गई होगी बात। चमक गया? कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है, ठीक। तो क्या डेफिनेशन लिखी जाए? तो किताबें बहुत सारी डेफिनेशन बताती है, किताबें तो कहीं मिल जाएगी, अपने सीधी फील वाली भाषा लिखते हैं। तो हीट में हम क्या लिखेंगे? दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या है? बहती हुई या फिर चलती हुई या फिर फ्लो होती हुई। इट इज एनर्जी इन ट्रांजिट, ट्रांजिट विच फ्लो बिकॉज ऑफ
बिकॉज दिस इज BC, यानी मतलब बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू बॉडीज। और समझ में आ रहा है? अगर आपके पास में दो बॉडीज के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो दोनों के बीच में एनर्जी का फ्लो होगा, और जो एनर्जी फ्लो करेगी आपके पास में उसका नाम है हीट। समझ में आ गई बात? कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं बोलूं यार किसी इंडिविजुअल बॉडी के पास में ज्यादा हीट है, ये बोलना सही नहीं है। अगर हम ऐसे बोले, अगर मैं बोलूं गलत बात क्या है बताओ, कौन सी बात गलत बात है? आप बोलेंगे सर जी अगर मैं ये बोलूं बॉडी ए हैव मोर हीट, बॉडी ए हैव मोर हीट, ये अच्छी बात की गंदी बात? ये गंदी बात, ऐसी गंदी गंदी बात करनी नहीं है। बॉडी ए हैव मोर हीट, भाई क्या क्या मतलब नहीं वैसे, क्योंकि एनर्जी जो बह रही है वही एनर्जी क्या है आपके पास में, हीट है। ये बह नहीं रही है तो पड़ी है अपना लायक उसके पास में। समझ में आ गया? ऐसी बात करनी नहीं है, ये गंदी गंदी बातें ऐसी बात नहीं करनी हमें। समझ में आ गई? तो आप क्या बोल सकते हैं, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम, ये अच्छी बात है क्या, हीट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ये अच्छी बात है कि हाँ ये अच्छी बात है भाई साहब, इसमें कोई गंदगी नहीं है, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि यहां पे एनर्जी जो बह रही है हम उसी की बात कर रहे हैं। आई होप हीट वाला पार्ट तो आपको समझ गया होगा। सही। अब हुआ क्या दोस्त, जैसे इसकी जो यूनिट है हीट की वो कैलोरी हम स्टैंडर्ड यूज करते हैं, कैलोरी, कैलोरी यूनिट आप क्या बोल दीजिए, जैसे कैलोरी भी है जूल भी है ना आपके पास में, तो हम कैलोरी इसमें ज्यादा यूज करेंगे। यूनिट ऑफ देखेंगे आप, यूनिट ऑफ हीट तो क्या होता है आपके पास में, दिस हीट इज कैलोरी। ठीक है, अच्छा, और कैलोरी, और जैसे हम जो इससे पहले जो हम यूनिट यूज कर रहे थे वो जूल यूज कर रहे थे ना, तो वो कभी कैलोरी देगा कभी आपको जूल देगा, तो आप कोई दिक्कत नहीं है ना उसमें। अब ये आप इसमें कैलोरी भी बोल सकते हैं जूल भी बोल सकते हैं। 1 कैलोरी अगर आप देखेंगे तो वो आता है 4.18 जूल। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल। तो आप ये बात लिख लीजिए, हीट जो यूनिट ऑफ हीट है वो आपके इसमें कैलोरी भी हो सकता है और जूल भी हो सकता है। अगर आपको कभी कैलोरी में दे, आपको जूल में कन्वर्ट करना हो तो आप ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं। और लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 4.18 ना यूज करके 4.2 भी यूज कर देते हैं ना, तो कभी अप्रोक्सीमेशन लगा के लोग इसको 4.2 यूज करें तो आप बुरा मत मानिएगा। क्लियर? ठीक है। अब जब फिजिक्स को बनाया जा रहा था, मैंने आपको पहले बताया फिजिक्स को देख के बनाया ना, तो जब हीट वर्क के बारे में चर्चा हुई तो लोगों को लगा यार ये हीट एक अलग तरीके की एनर्जी है। तो लोगों पर ऐसा लगा हीट एक अलग तरीके की एनर्जी है। क्यों ऐसा लगा? उनको लगा यार हीट एक ऐसी चीज जिससे टेम्परेचर को चेंज किया जा सकता है। क्या 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 बोला मास्टर ने? मास्टर ने बोला हीट एक ऐसी एनर्जी है जिससे टेम्परेचर को चेंज किया जा सकता है। ये तो ठीक है यार, हम किसी चीज को गर्म कर रहे हैं तो वो आप उसको हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बदल जाता है। हाँ, तो पहले दुनिया में यही लगता था भाई साहब हीट एक स्पेशल एनर्जी है जिससे आप टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर को चेंज आप कोई दूसरी एनर्जी से नहीं कर सकते। पहले दुनिया को ऐसा लगता था, पर ऐसा नहीं है। बाबा रामदेव रोज ऐसे बोलते हैं ऐसे 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 करो, फिर आंखों पे लगाओ। तो भाई साहब ये ऐसे ऐसे करने से क्या किया आपने? आपने मैकेनिकल वर्क किया। मैकेनिकल वर्क किया भाई साहब, हाथ को रगड़ा तो कुछ वर्क तो किया ना। हाथ से आदमी थोड़े हाथ से पड़ा रहेगा, ऐसे कुछ किया तो कुछ वर्क किया ना हमने। अच्छा, कुछ वर्क किया। अब ये वर्क आप क्या कर रहे हैं, फ्रिक्शन की वजह से ये वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है। हाथ गर्म हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं ना हाथ गर्म, तो ये ऐसे करेगा तो हाथ गर्म होंगे। तो मतलब क्या हो रहा है कि मैकेनिकल वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब मैकेनिकल वर्क से हीट बनाई जा सकती है। मैकेनिकल वर्क से हीट बनाई जा सकती है। सही बोला? हाँ सही है यार, मैकेनिकल वर्क से हीट बनाई जा सकती है। हीट से मैकेनिकल वर्क किया जा सकता है। हीट से मैकेनिकल वर्क किया जा सकता है। हाँ किया जा सकता है। टरबाइन में जब टरबाइन को घुमाते हैं, अगर आप देखेंगे जैसे जो थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट ना, जहाँ पे कोयले से एनर्जी जनरेट होती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, पहले आप स्टीम बनाते हैं, पानी से स्टीम बनाते हैं, और उस स्टीम को हाई प्रेशर पे आप भेजते हैं उस टरबाइन के पास में, तो वो उस पर फोर्स लगा के उसको घुमाता है। तो यार आप हीट से वर्क भी कर सकते हैं, वर्क से हीट भी लेके आ सकते हैं क्या? हाँ, वर्क से हाथ गर्म हो गया, हीट आ गया। हीट से वर्क हो सकता है। हाँ भी, आप जब स्टीम है आपके पास में, जैसे आपके पास प्रेशर कुकर है, उसमें क्या स्टीम है भाई, समझ में आ रहा है? वो स्टीम है तो वो एक हीट का फॉर्म है आपके पास में। उसे सीटी बजती है, सीटी को अगर आप नहीं करें, सीटी उछल के ऊपर चली जाएगी, तो उसने वर्क कर दिया ना।
आप सोच के देखिए, अगर वो कुकर की जो सीटी है, प्रेशर कुकर की सीटी, वो फिक्स ना हो, जैसे वो तो थोड़ी सी बाउंडेड होती है, जैसे ऊपर उठ के फिश बज के वो रह जाता है, पर मान लीजिए अगर फ्री हो तो उठा के ऊपर फेंक देगा ना उसको, तो वैसा हीट वर्क भी कर सकता है और वर्क हीट भी प्रोड्यूस कर सकता है, हीट वर्क को दे सकता है, मतलब हीट और वर्क लिंक दिखाई दे रहे हैं ना यार, हीट से वर्क हो सकता है, वर्क से हीट आ सकती है, दोनों बात सही है। तो बाद में लोगों को समझ में आया नहीं, ऐसा नहीं है कि हीट अपने आप में बहुत अलग चीज है, हीट और वर्क एक जैसी सी चीज है। समझ में आ रही? पहले दुनिया में क्या लगता था कि हीट अलग चीज है, तो उसकी अलग यूनिट बनाई, उसका नाम था कैलोरी। वर्क की यूनिट पहले पता थी, वो थी जूल। तो दोनों लोगों ने भी दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसका आपस में कोई लिंक नहीं है। फिर समझ में आया नहीं ऐसा नहीं है, अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है, हीट क्या काम आता है, हीट भाई साहब आपको एनर्जी देगा तो आप उससे टेम्परेचर चेंज होगा, तो लोगों ने भाई हीट एक स्पेशल एनर्जी है जिससे टेम्परेचर चेंज होता है, पर ऐसा नहीं है। आप टेम्परेचर चेंज आप मैकेनिकल वर्क से भी कर सकते हैं, आप ऐसे रगड़िए तब भी आपके हाथ का जो पाम का जो टेम्परेचर है वो बदल जाएगा। तो लोगों को समझ में आया नहीं यार, मैकेनिकल वर्क और हीट आपस में लिंक है। फिर फाइनली लोगों ने बोला कि कैलोरी और जूल एक जैसी चीजें हैं, उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब वर्क और हीट आपस में लिंक्ड है, आप हीट से वर्क लेके आ सकते हैं, वर्क से हीट लेके आ सकते हैं। तो फिर लोगों ने बोला अच्छा बराबर है, तो फिर उन्होंने इसके बीच में रिलेशन दिया, दैट इज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, और ये किसके बराबर हो गया 4.2 जूल। अप्रोक्सीमेशन करिए, बात समझ में आ गई। हीट के बारे में हमने चर्चा की थी और आपको बहुत ढंग से क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आप इसको छापिए। अभी तो कहानी पढ़ी है, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर ये हीट की कहानी आपको समझ में आ जानी चाहिए। कुछ कुछ बातें जो आपको अच्छी लगे, आपको लगे भी हर एक चीज़ हम नहीं लिखवा सकते ना, और लिखवानी भी नहीं चाहिए, वो स्पून फीडिंग होता है, स्पून फीडिंग से बचना चाहिए। तो आपको लगे भाई कुछ बात ठीक थी, उसकी हमें जरूरत पड़ सकती है, तो वो आप साइड में अपनी भाषा में लिख सकते हैं। अपनी भाषा में जैसे आप तेलुगु बोलते हैं, तो अगर तेलुगु समझ में, मतलब मैं हिंदी बोल रहा हूँ, शायद आप समझ पा रहे हो मेरी भाषा को, तो जैसे आप बंगाली हैं तो आप बंगाली अपनी भाषा में नहीं लिख सकता, कोई बात लिखना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स बुरा नहीं मानता, कॉपी बुरा नहीं मानते भाई साहब, तूने इसमें बंगाली क्यों लिखी, तूने इसमें हिंदी क्यों लिखी, तूने इसमें कन्नड़ क्यों लिखी, तमिल क्यों लिखी, कुछ है भाषा लिख ले, पंजाबी लिख ले, कोई दिक्कत नहीं। तो मतलब जो फील जिस चीज में तुझे आ रही है, जैसे लग रहा है सर ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट है, ये फील वाली लाइन है, तो फील वाली लाइन तो अपनी भाषा में लिखेगा, तुझे बढ़िया ढंग से चमकेगा। छाप ले, फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी अपने कुछ टर्म्स की बात कर रहे हैं ना, और ये टर्म बहुत रियलिस्टिक टर्म है, ऐसा नहीं है भाई साहब कि आपको रट्टा मारना पड़ेगा बायोटाइप, ऐसा नहीं, बहुत ही रियलिस्टिक टर्म है। अगर आप फील कर पाएंगे तो आपको मतलब बहुत आसानी समझ में आ जाएगी, आपके दिल में बैठ जाएगी ना, आप भूलेंगे भी नहीं कभी इसको। हमने लिखा है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। पहले मैं देसी भाषा में समझाता हूँ ना आपको क्या मतलब है। 1 ग्राम कोई भी चीज़ है आपके पास में, 1 ग्राम ना, उस 1 ग्राम जो भी आइटम है, चाहे वो पानी है, चाहे वो आइस है, चाहे वो स्टीम है, 1 ग्राम मास का टेम्परेचर, 1 ग्राम मास का टेम्परेचर, चाहे वो कोई भी आइटम हो, 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट आपको होगी, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जितनी हीट की जरूरत आपको होगी, बढ़ाना है तो आपको हीट देनी पड़ेगी, घटाना है तो लेनी पड़ेगी। तो 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए जितना हीट आपको देना या फिर लेना पड़ेगा, दैट अमाउंट इज नोन एज हीट कैपेसिटी। समझना है? ठीक है, तो हमने लिख लेते हैं, पहले तो आप फिर अपनी भाषा में लिख सकते हैं, देसी भाषा में। 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए जितनी हीट की जरूरत पड़ेगी, अगर आप बढ़ाएंगे तो देनी पड़ेगी, घटाएंगे तो लेनी पड़ेगी। तो आप लिख सकते हैं भाई 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज नेम्ड एज हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, अमाउंट ऑफ हीट, इंग्लिश में लिख रहे हैं ना आपने, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज temperature of 1 gram mass by 1 degree Celsius. 1 degree Celsius is known as specific heat capacity. ये वैल्यू है ना आपके पास, यूनिट वेरी कर जाएगी थोड़ा, आपको फील आ जाएगा मास्टर क्या बोलना चाह रहे हैं। वैल्यू आपके पास में यही आएगी कि आपके पास में जितनी हीट आपको रिक्वायर होगी 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए, उसे आप बोलेंगे हीट कैपेसिटी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया।
तो अगर मैं आपको बोलूँ यार पानी का जो आता है आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, तो वो आता है 1 कैलोरी ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। इस यूनिट में एक बार आप मत फंसिए, पानी का जो आता है वो 1 डिग्री आता है। अगर आप बात करेंगे आइस का तो वो आता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। यूनिट के बारे में मत सोचिए, एक बार यूनिट में आपको अभी समझा दूंगा। स्टीम का आता है आपके पास 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अब मान लीजिए आपको ये यूनिट दिख जाए, अच्छा ये ऐसा ऐसा लिखा हुआ, मतलब ये लिखी हुई मिल जाए, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होता है 1, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है 1/2, किसमें, कैलोरी में, और स्टीम होता है 1/2। तो अब मान लीजिए आपके आसपास में कोई बंदा है, उसको फिजिक्स नहीं आती, वो बोले क्या है ये, क्या है स्पेसिफिक हीट, तो आप उसको भी समझा सकते हैं, आप रिक्शा वाले को भी समझा सकते हैं, आप वॉचमैन को, ये कोई भी समझ जाएगा ये बात। तो क्या कि भाई साहब किसी भी 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री राइज करने में, टेम्परेचर सबको पता होता है भाई साहब, सब पूछते हैं आज कितना टेम्परेचर, आज कितना टेम्परेचर सबको पता होता है। तो भाई साहब किसी भी 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है वो होती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये क्या है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दिस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, दिस W इज वाटर। मैं लिख देता हूँ, बाद में दिक्कत हो आपको। बस सब समझ में आ रहे, SW क्या था, तो W क्या था बच्चों, वाटर था। इसका मतलब क्या, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर, इसका मतलब क्या है, देखना सुनना इसका, 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1 कैलोरी। अगर मतलब 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर 15 डिग्री, आपको बोला 16 डिग्री कर दो तो 1 कैलोरी हीट देनी पड़ेगी। किसी ने बोला 1 ग्राम पानी है, उसका टेम्परेचर है 15 डिग्री, आप 20 डिग्री कर दो, तो कितने डिग्री बढ़ाना है, 5 डिग्री बढ़ाना है 1 ग्राम का। तो 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए 1 कैलोरी, 5 डिग्री बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए, 5 कैलोरी। समझ में आ गया, ठीक है। सिमिलरली कोई आपसे पूछा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस होता है, मैं पढ़ के आया अभी, वो होता है 1/2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। क्या मतलब है इस बात का, तो आप क्या बोलेंगे, आइस का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, 1/2 कैलोरी चाहिए। पानी का चेंज करने के लिए 1 कैलोरी चाहिए, आइस का चेंज करने के लिए 1/2 कैलोरी चाहिए। मतलब पानी का टेम्परेचर आपको चेंज करने में तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, आइस का टेम्परेचर चेंज करने के लिए कम एनर्जी देनी पड़ेगी। तो कितनी चाहिए, 1/2 कैलोरी। मान लीजिए जैसे आइस था तेरे पास में, आइस था 10 डिग्री सेल्सियस पे, हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, आइस 10 डिग्री पे होता नहीं है, आइस 0 से कम पे होगा। तो मान लीजिए आइस आपके -4 डिग्री सेल्सियस पे, -4 डिग्री सेल्सियस पे। अब किस पे करना है आपको, 3 डिग्री सेल्सियस पे करना है, -3 डिग्री सेल्सियस। पहले था -4 डिग्री सेल्सियस, अब करना है -3 डिग्री सेल्सियस। कितना टेम्परेचर चेंज करना होगा, 1 डिग्री। अच्छा 1 डिग्री चेंज करेंगे, कितनी हीट देनी पड़ेगी, 1/2 कैलोरी। सिमिलरली स्टीम में अगर आप बात करें, स्टीम समझ में आता है ना, भाप, वेपर फॉर्म में वाटर जो आपके पास में रहता है, तो यार उसमें का टेम्परेचर, जैसे मान लीजिए स्टीम रहता है 100 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे ना, मान लीजिए स्टीम का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस और आपको करना है 102, 100 से 102 कर, कितना डिग्री बढ़ाना है, 2 डिग्री बढ़ाना है। स्टीम पहले था 100 डिग्री पे, अभी स्टीम का टेम्परेचर करना है 102, तो 2 डिग्री बढ़ाना है। तो 2 डिग्री बढ़ाना है तो आपके बोलेंगे सर 1 ग्राम का 1 डिग्री बढ़ाने के लिए चाहिए 1/2 कैलोरी, तो 2 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना चाहिए होगा, 1 कैलोरी। तो आप इसको फील कर लीजिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आई होप आपको इसकी फील आ गई होगी, और ये वैल्यूज आप याद भी रखेंगे ना, हमें आगे कैलोरीमेट्री में इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। वाटर की कितनी आती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, 1 या 1/2, 1। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस कितना आता है, 1/2। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्टीम कितना आता है, 1/2। याद रख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपको समझ में आया, सुनना ना मेरी बात को, मैं आपको बोलूँ यार 1 ग्राम सुनना मेरी बात, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, S। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए S हीट चाहिए। मैं बोलूँ यार 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री ना करके डेल्टा थीटा रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए। अब समझ के देखिए, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, S। अगर फिर बोलूं 1 ग्राम का टेम्परेचर कितना 5 डिग्री रेज करने के लिए, मान लीजिए डेल्टा थीटा रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे सर S डेल्टा थीटा। सही है ये बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर बोलूं ना कि मैं बोलूं m ग्राम का बताओ, अच्छा 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए, तो m ग्राम के लिए कितना चाहिए होगा, मल्टीप्लाई m। नहीं समझ में आया, वापिस देख, 1 ग्राम का 1 डिग्री रेज करने के लिए मैंने लिखा 1 ग्राम का 1 डिग्री रेज करने के लिए इतना हीट चाहिए। अब मैं बोलूं 1 डिग्री नहीं करना, डेल्टा थीटा करना है, तो आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पे डेल्टा थीटा लिख दो। तो 1 ग्राम का डेल्टा थीटा रेज करने के लिए कितनी हीट चाहिए, S डेल्टा थीटा। तो अब मैं बोलूँ 1 ग्राम भी नहीं है सवाल में, कभी कुछ m मास भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, m लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला आता है आपके पास।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करके फॉर्मूला आता है Q इज इक्वल टू एम एस डेल्टा थीटा। एम क्या हो गया आपके पास मास, एस क्या हो गया आपके पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा थीटा बच्चों क्या आ गया आपके पास में टेम्परेचर डिफरेंस। डेल्टा थीटा क्या आ गया टेम्परेचर डिफरेंस। आई होप आपको बात समझ रहा होगा। तो ये फॉर्मूला ऐसा नहीं है वैसे याद तो आपको रखना है भाई, आप इसका याद कर लीजिएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा, मतलब बार बार सोचना नहीं पड़ेगा, पर बहुत ही आसानी से हम सोच के इसको लेके आ सकते हैं। समझ गई बात, ठीक है। अब यहां से यूनिट देखिए, क्यू क्या है, क्यू है हीट, क्यू है हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड। क्यू क्या है आपके पास में, क्यू किस में है, क्यू होता है या तो जूल में होगा या फिर कैलोरी में होगा। भैया आपको यूनिट दिखा रहा हूं, यूनिट ऑफ एस देखिए आप, यूनिट ऑफ एस, यूनिट ऑफ एस क्या होगा, क्यू की यूनिट क्या है आपके पास में जूल या फिर कैलोरी, तो मान लेता हूं कैलोरी, ऊपर कैलोरी भी हो सकता है जूल भी हो सकता है, नीचे मास जाएगा तो मास मान लीजिए ग्राम में है। ये टेम्परेचर डिफरेंस किस में है आपके पास में डिग्री सेल्सियस में, ये भी हो सकता है ऊपर जूल लिखा हो नीचे केजी लिखा हो, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस हो। तो यूनिट बहुत ढंग से पढ़नी है। जिस यूनिट में आपके जैसे यहाँ पे अगर एस की यूनिट में यहाँ पे ग्राम है तो एम ग्राम में पुट करना है। अब सुन लीजिए, आपको डाउट रहेगा सर केजी पुट करें किस में पुट करें, तो पहले आप यूनिट से पूछिए यूनिट किस में है। यूनिट अगर बोल रहा है कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो इसमें एम किस में लिखना पड़ेगा, ग्राम में लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर डिफरेंस तो वो डिफरेंस है तो केल्विन में और थीटा में सेम है, उसकी दिक्कत नहीं है। पर ये आप ध्यान रखिएगा, जिस यूनिट मतलब जो यूनिट आपके पास में एस की है, जैसे एस में अगर आपके पास में ग्राम है तो आपको मास में भी ग्राम लिखना पड़ेगा। मास में जो आप मास लिखेंगे तो ग्राम में पुट करेंगे। अगर यहाँ पे केजी होते हैं आपकी किस में पुट करना पड़ता है, केजी में पुट करना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, यूनिट ऑफ मास, unit of mass will depend upon unit of s, और ये बात अपने आप में इंपॉर्टेंट है। यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट लिख देता हूं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट। अब समझ में आ गई, इस वाली बात में खतरा है, खतरा यहाँ पे गलती हो सकती है, थोड़ा ढंग से समझ के लिखिएगा। तो जब भी आपको यूनिट बहुत ढंग से देखनी है ना, आपको यूनिट देखिए आपको समझ में आ जाएगा, अच्छा क्यू किसके अंदर है तो आपको पता रहेगा फाइनल आंसर। ऊपर जूल होता तो आपको समझ में आएगा अच्छा जूल में है। यहाँ भी हमने किसमें लिखा, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। जब आप इस वैल्यूज को यूज करेंगे तब आप मास लिखेंगे ग्राम में। पर मान लीजिए कभी आपको कोई और एलिमेंट की गिवन है, मान लीजिए आपको ऑयल की गिवन है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, तब वो यूनिट बहुत ढंग से पढ़ना है। तो आप लिख लीजिए यूनिट को ढंग से पढ़ना है, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट को ढंग से पढ़ना है। अरे बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही आसान सी चीज थी, आई होप आपको चमक गई होगी। क्या बात की है हमने, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होता है, वैल्यूज वाटर के लिए कितनी है, आइस के लिए कितनी है, स्टीम के लिए कितनी है, ये फॉर्मूला, ये आपको रट्टा मारना है। पर आपको फील करके रट्टा मारना है ना, पहले फील कर लीजिए फिर रट्टा मार लीजिए। एम एस डेल्टा थीटा समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, छाप लीजिए। बच्चों अभी हम जिस टर्म की बात कर रहे हैं दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी। इससे पहले वाली टर्म थी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और वो क्लियर है तो इसमें शायद ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। वो था भी 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने में जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इससे क्या समझ में आ रहा है, मान लीजिए आप कुछ ना पढ़ाया जाए, बोला जाए बस ये नाम है, बताओ क्या लिखेंगे आप, तो कुछ तो लिख पाएंगे ना, क्या लिख पाएंगे बताइए। मोलार ना, मोलार मतलब मोल, मोल कुछ लग रहा है मोलार, तो ये वाला वर्ड तो मोल से कुछ लिंक लग रहा है, सही है। तो यार ये क्या हो जाएगा भाई साहब, वहाँ पे था 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी हीट रिक्वायर्ड हो जाए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहाँ पे हो जाएगा भाई 1 मोल का टेम्परेचर, वहाँ पे 1 ग्राम का, यहाँ पे 1 मोल का। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में जितनी हीट आपको रिक्वायर्ड होगी दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी। वहाँ पे 1 ग्राम, यहाँ पे 1 मोल, बाकी सब कहानी सेम। वहाँ पे 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना था, यहाँ पे 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाना है। तो आप ये अपनी भाषा में लिख लीजिए भाई साहब कि 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने में जितनी आपको हीट चाहिए होगी दैट इज मोलार हीट कैपेसिटी। तो मैं इसको इंग्लिश में लिख भी देता हूँ, इट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज temperature of 1 mole, temperature of 1 mole of any substance कितने से, by 1 डिग्री सेल्सियस,
by 1 degree Celsius. Amount of heat required to raise temperature of 1 mole of any substance is known as molar heat capacity. मोलर हीट कैपेसिटी। तो यार इंग्लिश में 1.5 लाइन लिखी गई, पर ये बात दिल में बस जाती है भाई, ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान चीज़, नाम से समझ में आ जाएगा आपको अगर आप स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को समझ पाएंगे। तो मैं बोलूँगा अगर हम फॉर्मूला लिखना चाहें इसका, तो मैं बोलूँगा n, इसको c से डिनोट करते हैं ना, उसको ऐसे, इसको c से, तो मैं बोलूँगा 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ाने में कितनी हीट चाहिए, c। इसको हम किसी नोट कर रहे हैं बच्चों, c से डिनोट कर रहे हैं ना। तो 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए c हीट चाहिए। अगर मैं बोलूँ 1 ग्राम का टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए, आप बोलेंगे c डेल्टा थीटा। मैं बोलूँ यार 1 ग्राम नहीं, 1 मोल। मैं बोलूँ 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए कितनी हीट चाहिए, c चाहिए। मैं बोलूँ 1 मोल का टेम्परेचर डेल्टा थीटा बढ़ाने के लिए कितनी चाहिए, आप बोलेंगे c डेल्टा थीटा। तो मैं बोलूँ यार 1 मोल नहीं है भाई, सवाल में तो कितने मोल्स हो सकते हैं, आप क्या लिखेंगे, अगर n मोल का बढ़ाना हो तो nc डेल्टा थीटा। वहां पे था ms डेल्टा थीटा, यहाँ पे है nc डेल्टा थीटा। तो आप इसको लिख पाए ना, सिर्फ यूं नहीं है भी मास्टर लिखा आपने छाप लिया, वो नोट्स इतिहास बन के रह गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप खुद लिख पाए इसको भी, मास्टर ने जिस तरीके से लिखा, मास्टर जिस तरीके से सोच रहा है, आप भी इसको सोच पाए। अगर मैं आपसे बोलूँ यूनिट ऑफ सी, यूनिट ऑफ सी क्या है आपके पास है, मोलार हीट कैपेसिटी ना, दिस इज मोलार हीट कैपेसिटी। तो मेरे हिसाब से तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आप कर पाएंगे ना। इसको क्या लिखेंगे, ये यूनिट तो हो जाएगा, क्यू की यूनिट मान लिया हमने कैलोरी में लिखा है ना, कैलोरी हो गया, नीचे गया एन तो ये बन गया मोल, और ये डिग्री सेल्सियस गया तो क्या बन गया, ये डिग्री सेल्सियस, ऐसा कुछ बन गया, कैलोरी पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। अगर आप वहां पे देखें तो वहां पे था कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, समझ में आ गया, ठीक है। तो अगर आप बात करें एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सी क्या है आपके पास में, मोलार हीट कैपेसिटी, और डेल्टा थीटा क्या है आपके पास में, टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस। ये वाला एक्सप्रेशन भी आपको रट्टा मारना है, पर रट्टा अगर आप वो लिख पाए तो मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही सही ढंग से चमकेगा। अच्छा वो अगर हमें आ गया तो ये कोई बड़ा खेल नहीं है, बहुत ही आसान है। क्लियर है ये बात। तो इसका यूज थोड़ा कम होता है, मोलार हीट कैपेसिटी कम यूज होगी इस चैप्टर में, पर आपको साथ साथ में हम पढ़ देते हैं, बाई चांस कभी पूछ ले तो आपको क्लियर होनी चाहिए बात। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, आप यूनिट देख के समझ पाएंगे। उससे मैंने कुछ नहीं लिखा, उससे सिर्फ लिखा कि कैपेसिटी आपको बता दी भी इतनी है, मतलब आपको कुछ नहीं बताया कि मोलार है कि स्पेसिफिक है, तो यूनिट आपको बता पाएगी। हम यूनिट देख के सिर्फ ये समझ सकते हैं कि वो मोलार हीट कैपेसिटी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अगर मोलार होगा तो यहाँ मोल लिखा होगा, अगर आपके पास में स्पेसिफिक होगा तो यहाँ पे ग्राम होगा या फिर केजी होगा। तो यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, यूनिट को देखकर, यूनिट को देखकर हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये मोलार हीट कैपेसिटी है, मोलार हीट कैपेसिटी है या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो भाई साहब यूनिट को फुल इज्जत दीजिए, यूनिट को चाहिए फुल इज्जत। अगर आप यूनिट को फुल इज्जत दे पाएंगे तो आप उससे समझ पाएंगे कि क्या दिया क्या है, आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, तो दो टर्म हमने पढ़ ली, एक पढ़ा स्पेसिफिक और एक पढ़ा मोलार हीट कैपेसिटी। अब आइए आगे बढ़ते हुए पढ़ते हैं हीट कैपेसिटी। पहले आप इसको छाप लीजिए सही ढंग से ना। दो चीजें आपने पढ़ ली, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ दिया, मोलार हीट कैपेसिटी पढ़ दिया। अभी हम पढ़ रहे हैं हीट कैपेसिटी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है दोनों से ना। उसमें क्या था, उसमें था 1 ग्राम का मास, उसमें था 1 मोल का, उसमें था भी 1 ग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री से चेंज करना है, इसमें 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री चेंज करना है। यहाँ पे वो सब चक्कर नहीं है। यहाँ बोलता है साहब बॉडी गिवन है, एक बॉडी आपको गिवन है कि मास वास कोई चक्कर नहीं, बस पूरी बॉडी दे दिया आपको। अब बोला इस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए कोई मास नहीं है, कोई मोल नहीं, कुछ नहीं पता, सिर्फ बॉडी बताई। जैसे एक बकेट है पानी है, अब बोलते हैं वैसे इस बकेट में जो भी पानी है उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए इतनी हीट चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, उस सिस्टम में कुछ ऑयल है, तो बोलते हैं ऑयल का टेम्परेचर, उसमें ना मास देगा ना मोल देगा, कुछ नहीं, बस बोले पूरे सिस्टम का टेम्परेचर सीधा बता देगा आपको। फिर ये तो और आसान केस है। जैसे मान लीजिए मुझे पता लगा भी मेरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए 500 जूल हीट रिक्वायर्ड है, तो कोई ये नहीं पूछा कितना मास है, कुछ उसे बताया, पूरी बॉडी का बता दिया अब आपको। तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं यार, अच्छा मेरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए 500 जूल चाहिए,
तो डेल्टा थीटा रेज करने के लिए कितनी चाहिए, 500 मल्टीप्लाई डेल्टा थीटा। समझ में आ रहा है? तो इसमें ना मास की बात होती है ना मोल की, पूरी बॉडी की एक साथ बात होती है। तो अगर हम इसमें लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस। कोई चक्कर नहीं वैसा, कोई मोल नहीं, कोई मास, सीधा पूरी बॉडी की बात कर दी, बल्क में बात कर दी। क्या लिखा था, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी बाय 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी, is called heat capacity of that body। ठीक, तो अगर मैं हीट कैपेसिटी, कुछ स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है ना, मान लीजिए मैं एच से नोट कर रहा हूं, मैं मान लीजिए हीट कैपेसिटी को, स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, बता रहा हूं आपको, कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने इसको एच से नोट कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे कि अगर मैं बोलूं बॉडी का टेम्परेचर एच मतलब 1 डिग्री से रेज करना है तो एच हीट चाहिएगी। अब वो बोलूं 2 बॉडीज करता है, बॉडी वैसी बात नहीं हुई, एक सिस्टम होगा, सिस्टम हो गया, तो यहाँ पे एक मतलब उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए एच हीट चाहिए, और उसी बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको डेल्टा थीटा रेज करना हो तो ये हीट चाहिए। ये आ जाएगा एक्सप्रेशन। यहाँ पे कोई एन नहीं आया, कोई एम नहीं आया, बिकॉज पूरी बॉडी की एक साथ बात कर रही है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो एच है आपके पास में, इसकी यूनिट अगर आप देखेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये वाली टर्म तो बन गई कैलोरी, ये चला गया डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया? एच आ गया प्लस में कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। वहां पे यूनिट थी कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, उससे मोलार में थी कैलोरी बाय मोल पर डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे क्या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। तो आप यूनिट से पहचान पाएंगे सवाल में गिवन क्या है। हमें यूनिट से पहचानना आना चाहिए कि क्या चीज गिवन है, कौन सी कैपेसिटी गिवन है, मोलार गिवन है, स्पेसिफिक गिवन है, या सिर्फ हीट कैपेसिटी गिवन है। समझ में आ गया? तो यहाँ पे जो एच आ गया आपके पास से वो आ गया हीट कैपेसिटी, एच आ गया हीट कैपेसिटी, डेल्टा थीटा आ गया टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर डिफरेंस, और जो क्यू आ गया वो हीट। समझ में आ रहा है? मैं फिर बता रहा हूँ एच को स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है, मैंने यूज किया है ना। अच्छा, मान लीजिए अगर आपके पास में ये एक्सप्रेशन है Q इज इक्वल टू, एक बॉडी है उसका मास m है, स्पेसिफिक हीट ऐसे, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। भाई आपको बोला गया एक बॉडी है उसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऐसे ये है, तो आपसे बोला गया कि इसकी हीट कैपेसिटी बताओ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ भाई साहब, बॉडी की बात होगी ना, इसको h डेल्टा थीटा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे h किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, ms के बराबर आ जाएगा। एच को एमएस के बराबर बोल सकते हैं। भाई अगर मान लीजिए आपको बॉडी का मास भी गिवन हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी गिवन हो, जो उसकी हीट कैपेसिटी होगी वो एमएस के बराबर हो जाएगी। आई होप आप इससे लिंक कर पा रहे होंगे। मैं बोल रहा हूँ बॉडी का मास गिवन था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन थी, तो आपने बोला इतनी हीट रिक्वायर्ड होगी। मैंने बोला इस सिस्टम के आप मुझे हीट कैपेसिटी बताओ, तो आप क्या बोलेंगे सर हीट कैपेसिटी क्या है। अब इसको पूरे बॉडी मान लो, तो बॉडी मान लो तो भाई साहब ये टर्म मैटर नहीं करती, तो इसके बराबर होगी, तो एच किसके बराबर आ गया, एमएस के बराबर। सिमिलरली आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे था एन सी डेल्टा थीटा, इसको आप लिख देंगे दैट इज एच डेल्टा थीटा, तो एच हो सकता है एनसी के बराबर भी आ जाए। तो अगर आपको कभी बॉडी का मास गिवन हो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गिवन हो, तो उसकी हीट कैपेसिटी एच को आप एमएस के बराबर लिख सकते हैं और ये एनसी के बराबर लिख सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भाई। थोड़ा सा आप अपना दिमाग लगाएंगे तो आपको बहुत इजीली चमक जाएगा मास्टर क्या बोलना चाह रहा है। समझ आ गई? तो मैं फिर वापस एक चीज रिपीट कर रहा हूं कि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूनिट से ये विजुअलाइज कर सकते हैं, मतलब यूनिट आप पढ़ सकते हैं, तो आप देख के बता देंगे भाई साहब क्या लिखा हुआ है, क्या वो पूछना चाह रहे हैं। चमका ना बच्चों, समझ में आई बात? तो इसको छाप फिर अपने आगे बढ़ते हैं। तो अपने एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं और उससे आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी चीज़ की जो हमने पढ़ा है। सवाल में आपसे क्या बोला गया है, आपके पास बोला कि 10 ग्राम वाटर है और उसका टेम्परेचर कितने डिग्री से कितने डिग्री बढ़ाना है, 20 डिग्री से 50 डिग्री। सही बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ। तो यार अगर ऐसा है तो हमें हीट देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी? ये तो कोई बता सकता है यार। भाई टेम्परेचर का मतलब पानी टेम्परेचर बढ़ाना है तो हीट देनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी भाई साहब। हीट कितनी हीट देनी पड़ेगी? 10 ग्राम का टेम्परेचर इतने से इतना बढ़ाना। तो यार ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी है। आपकी बकेट में पानी है, इतना पानी है और इसका टेम्परेचर इतना, नहाने के लिए इतना पानी चाहिए। तो मान लीजिए आप एक मतलब कुछ भी वाटर हीटर डिज़ाइन कर रहे हैं,
तो आपको पता होना चाहिए कितनी देर के अंदर कितना टेम्परेचर रेज हो जाएगा, तभी आप डिज़ाइन कर पाएंगे, तभी आप कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे, अच्छा इतने सेकंड के बाद में कट करना है, इतने मिनट के बाद में कट करना है। तो प्रैक्टिकल लाइफ प्रॉब्लम है, आप मुझे इसमें करके बताइए कि फाइंड द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 10 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस। अब इसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता होनी चाहिए वाटर की, कितनी थी वो आपको पीछे से देखना है, करके बताइए। अभी हुआ तो आप बोलेंगे सर जो Q होता है वो आएगा मोलर हीट कैपेसिटी की ना, कौन सी हीट कैपेसिटी, मतलब हम क्या मास का पूछा है ना, तो ये फॉर्मूला यूज होगा ना ms डेल्टा थीटा। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हमने पहले पढ़ रखा था, वो आता है 1 ग्राम 1 कैलोरी, दैट इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। अगर आप ये यूज करें तो मास ग्राम में होना चाहिए, ठीक है जी। तो Q हमें कितना चाहिए वो पूछा है, M की वैल्यू कितनी है 10 ग्राम, तो मैंने 10 ग्राम में पुट किया बिकॉज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में ग्राम लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 आ गया, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है आपके पास 30 डिग्री। तो अगर आप पूरे यूनिट के साथ में लिखना चाहें लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे भी ग्राम था, यहाँ पे डिग्री सेल्सियस था, डिग्री सेल्सियस इससे कट के ग्राम इससे कट के, तो कटना चाहिए ना, पहले कैलोरी आंसर तो कितना 10 कैलोरी, तो आप बोलेंगे सर 10 कैलोरी हीट अगर आप देंगे तो ये पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री से 50 डिग्री रेस हो जाएगा, सही, ठीक है। एक और कर लेते हैं ऐसा सवाल अपने, amount of heat required to raise temperature of ice from -5 degree Celsius to -2 degree Celsius. Find the amount of heat required to raise the temperature of ice from -5 degree to 2 degree. मास ऑफ आइस गिवन है आपको, मास ऑफ आइस कितना है, मान लीजिए 5 ग्राम है आपके पास। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको डाटा बताया था वो यूज करना है, करके बताइए। अब आप ये बताइए टेम्परेचर बढ़ाना है घटाना है, ये जो आइस है इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है घट रहा है, तो आप बताइए हीट देनी पड़ेगी लेनी पड़ेगी, वैल्यू निकालिए, बताइए कितना आ रहा है। अभी सही, तो मैंने बोला अगेन फॉर्मूला आएगा ms डेल्टा थीटा, बिकॉज मास की बात हो रही है तो यही लगेगा, मोल की होती है n आता। अच्छा अब आप देखिए s कितना आता है, s आता है हाफ, याद कीजिए आइस का जो s आता है जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो आप लेंगे अच्छा कितना मास है इसका 5 ग्राम है, स्पेसिफिक हीट कितनी है हाफ, तो हाफ कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे ग्राम थे, ग्राम में ग्राम से कट जाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, तो फाइनल में इनिशियल देखें तो 3 डिग्री का है ना, 3 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस है, तो ये 3 डिग्री आ गया, 3 डिग्री का यूनिट चाहे आप नाम लिखिएगा, मतलब अभी मैं वैसे स्टार्टिंग है तो लिख दे रहा हूँ थोड़ा, दिस इज 15/2 मतलब कितना 7.5 कैलोरी, 7.5 कैलोरी। अगर जूल में पूछता तो, अगर मुझसे पूछता जूल में तो जूल कितना आएगा, Q इज इक्वल टू 7.5 मल्टीप्लाई 4.2 जूल, जूल में पूछता था। अगर कैलोरी में पूछेगा तो ये वाला जवाब होगा, और जूल में पूछेगा तो ये वाला जवाब होगा। अच्छा मान लीजिए कभी इसका उल्टा हो कि बोले कि आपको टेम्परेचर इसका -2 डिग्री से -5 डिग्री करना है, तो क्या करना है, टेम्परेचर को कम करना है, कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट लेना पड़ेगा, तो उसमें भी यही सेम एक्सप्रेशन आएगा। तो आपको नेगेटिव के चक्कर में नहीं पड़ना है, आप सिर्फ ये देखिए हीट की वैल्यू कितनी है। जैसे मान लीजिए अगर आप टेम्परेचर को घटाने की कोशिश करें, जैसे ये होता कि भाई -2 डिग्री से -5 डिग्री करना है, तब आप यहाँ डेल्टा थीटा नेगेटिव आ जाता ना आपके पास -3 डिग्री, तो आप माइनस प्लस के चक्कर में मत पड़िए, आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं, आप गणित नहीं पढ़ रहे हैं। तो आप देख लीजिए भाई साहब वैल्यू कितनी आ रही है, वैल्यू आपको समझ में आ जाएगी। भाई मान लीजिए इसको अगर आपको -5 से -2 करना है तो इतनी हीट देनी पड़ेगी। अगर ये सवाल आया तो -2 से -5 करना तो क्या बोलता है, इतनी हीट लेनी पड़ती। जब आप फ्रिज में जब आप आइस को जब आप जमाते हैं तो फ्रिज क्या करता है, हीट लेता है, हीट लेके बाहर फेंकता है, हीट लेके बाहर फेंकता है, हीट लेके बाहर फेंकता है, तब जाके वो मतलब वाटर आइस में कन्वर्ट होता है। तो अगर आपका सवाल ये है कि भाई साहब कितनी हीट देनी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाना है आपको, तो भाई साहब हीट देनी पड़ेगी।
और टेम्परेचर घटाना है तो हीट लेनी पड़ेगी। तो आप यहाँ माइनस माइनस आए तो उसको ये ऐसे मत याद कीजिए प्लस आएगा तो हीट देनी है, माइनस आएगा लेना, ऐसा नहीं भाई। आप फील कर सकते ना यार ये चीज़, तो भाई टेम्परेचर बढ़ाना है मतलब देनी पड़ेगी, घटाना है मतलब लेनी पड़ेगी। समझ में आ गया भाई? आपको समझ में आता है आइस कैसे मेल्ट होगी? हीट लेंगे अगर जैसे जैसे हम हीट लेंगे तो उसका टेम्परेचर घटता जाएगा। तो ये हमने बेसिक बात की है इस बार लेक्चर के अंदर, और आई होप आपको चीज़ें समझ गई होगी। एक बार आप नोट्स थोड़े रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर आएंगे तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, अभी तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन रहा है। और नेक्स्ट वाले लेक्चर के अंदर और उससे लेक्चर के अंदर हम कैलोरीमेट्री खत्म कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।